Today's class we're going to focus on CGT for companies. जैसे इंडिविजुअल कैपिटल गेन्स टैक्स पे कर रहा होता है, ऐसे ही कंपनीज भी नॉन करंट एसेट्स और आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के साथ डील करती हैं। जिस तरह एक इंडिविजुअल एसेट या शेयर्स बेचता है, इसी तरह कंपनी भी शेयर्स और एसेट को बेचा करती है। तो सर, हमने इंडिविजुअल को इतना डिटेल में पढ़ा कि इंडिविजुअल में 4 चैप्टर्स थे, तो कंपनीज के सीजीटी में कितने चैप्टर्स हैं? तो बेटा ये एक ही चैप्टर है। इंडिविजुअल का सीजीटी अगर आपको आता है तो कंपनीज का सीजीटी बहुत इजी होता है। इसकी पहली एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट में एग्जाम डिस्पोजल का बॉक्स या कॉलम या डब्बा बना हुआ है। इंडिविजुअल में ये ब्लू कलर का था, यहाँ पे ब्लू कलर नहीं हुआ मुझसे, मैंने गलती से पर्पल कर दिया। बात वही है जो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में जो चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं, एग्जेम्प्ट बोले तो जिन पे सीजीटी इंडिविजुअल में नहीं लगता, कंपनी में भी सीजीटी उन चीजों पे नहीं लगता। आप लिस्ट पढ़ लो, गाड़ी, मेन रेजिडेंस, सारे के सारे, करंट एसेट्स, फॉरेन करेंसी, एनएसएनआई, गिल्ड्स, आईएसए, ये सारी लिस्ट आपने इंडिविजुअल में रट्टा मारी है, याद की है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर, जो इंडिविजुअल में जो चीजें एग्जेम्प्ट हैं, जिन पे सीजीटी नहीं होता, कंपनीज में भी उन चीजों पे सीजीटी नहीं होता, कोई फर्क नहीं है। यहां तक तो आसान हो गया। सर फॉर्मेट क्या है? तो मैं क्यों बताऊं, मैं आपसे पूछूंगा बेटा फॉर्मेट क्या है वैसे इंडिविजुअल का? इंडिविजुअल के सीजीटी का फॉर्मेट क्या था? Disposal proceeds minus allowable cost minus डिस्पोजल प्रोसीड सबसे पहले, लेस इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल या अलाउेबल कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों ही सही हैं, कोई मसला नहीं है। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता था नेट सेल्स प्रोसीड या नेट डिस्पोजल प्रोसीड, करेक्ट? yes, देन हाउ मेनी आइटम्स आफ्टर दैट? 3। कौन कौन सी? yes, cost, capital expenditure or incidental cost of purchase. कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी इम्प्रूवमेंट शिप्रूवमेंट, एक्सटेंशन, इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट, बोलो कैपिटल एक्सपेंस ही है। और अपना इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज जो इंडिविजुअल के हैंडआउट में लिखी हुई है वही है कि लीगल फीस होती है, ऑप्शन फीस होती है, कमीशन होता है, ब्रोकरेज फीस होती है। जो इंडिविजुअल में पड़ा वही है, कोई फर्क नहीं है। सर यहां तक तो फॉर्मेट में कुछ भी फर्क नहीं है, यानी सुभान अल्लाह, जो इंडिविजुअल का फॉर्मेट है वही क्या कंपनी का फॉर्मेट है। तो सर इतना अच्छे नहीं हम। यहाँ पे इंडिविजुअल के आंसर को बोलते थे चार्जेबल गेन, यहाँ पे इसको बोलते हैं अनइंडेक्स्ड गेन। सर नाम का फर्क है। अच्छा, इंडिविजुअल में ये चार्जेबल गेन होता था और फिर उसपे रिलीफ लगते थे। कंपनी में ये अनइंडेक्स गेन होता है और कंपनी के लिए एक एडिशनल अलाउंस अलाउ है जिसको कहते हैं इंडेक्सेशन अलाउंस। कंपनी के केस में ये एक एडिशनल अलाउंस है जिसके बाद आ जाता है चार्जेबल गेन। अभी इंडेक्सेशन अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा, इसका फार्मूला क्या, अभी सब छोड़ दो। अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है फॉर्मेट। कंपनी और इंडिविजुअल का फॉर्मेट 100% डी को कॉपी कैट है, सिवाय एक चेंज के। कंपनी में चार्जेबल गेन से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस को माइनस करना होता है और इंडेक्सेशन अलाउंस अभी हम निकालने सीखने वाले हैं। यहां तक कोई तकलीफ? Clear. अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब इंडिविजुअल होता था तो ये चार्जेबल गेन में एनुअल एग्जेम्पशन, कैरी फॉरवर्ड लॉस, इसके बाद 10, 20 या 18, 28 का रेट लगता था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Correct. यानी इंडिविजुअल में सर ये चार्जेबल गेन के बाद
हम एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट से खेला करते थे। फिर हमारे पास टैक्सेबल गेन नाम की एक चीज आती थी। फिर हम बैंड शेंड को खेल के 10-20 या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे हॉलीडे हाउस हो सकता है, कोई भी घर पर हो सकता है रहने की जगह, तो 18-28 लगा देते थे। करेक्ट और रॉन्ग? सर कंपनी में एनुअल एग्जेम्पशन नहीं होती, कंपनी में टैक्सेबल गेन नहीं होता, कंपनी में 10, 20, 18, 28 कुछ भी नहीं होता। अरे सुभान अल्लाह, जबरदस्त। तो क्यों नहीं होता? तो देखो आपने कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा हुआ है, टीटीपी का फॉर्मेट याद है? टीटीपी का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है मेरा बच्चा? टीटीपी के फॉर्मेट में 5 चीजें प्लस होती थी। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉपर्टी इनकम नंबर 2, मिसलिनियस इनकम नंबर 3, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल नंबर 4, और आखिरी चीज वहां चार्जेबल गेन थी ना, टैक्सेबल गेन तो नहीं थी। सर चार्जेबल गेन थी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, चार्जेबल गेन थी। अच्छा, चार्जेबल गेन थी, टैक्सेबल गेन तो नहीं थी ना, सीजीटी पेबल तो नहीं था ना। यानी कंपनी के केस में सर ये जो आंसर आया है चार्जेबल गेन का, जिसको आपने रेड से बादल बनाया है, यही आंसर उठेगा और टीटीपी में ऐड हो जाएगा। सर ये टैक्सेबल गेन, ये 10-20%, बैंड में कितनी जगह है, ये सारी लवाजमात, ये सारी कहानियां खल्ली वल्ली कंपनी में जो इस फॉर्मेट का आंसर आता है। अगर एक से ज्यादा वो एसिड हो तो वो एक से ज्यादा एसिड आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, नेट ऑफ हो जाएंगे, और नेट ऑफ करके जो आंसर आएगा वो टीटीपी के फॉर्मेट में चला जाएगा। यानी बाकी चीजों को बोलेंगे चल बे निकल। करेक्ट और रॉन्ग? यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आर यू देयर? खैर हम आगे बढ़ेंगे। जब ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा तो हमें अब एक चीज सीखनी है जिसका नाम है इंडेक्सेशन अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे भी कैलकुलेट होता है। जितनी इंप्रूवमेंट्स होंगी उन सारी इंप्रूवमेंट्स पे भी कैलकुलेट होता है। 4 इंप्रूवमेंट है तो चारों पे अलग अलग कॉस्ट तो एक ही होती है। याद रखना इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज यानी खरीदते वक्त का जरूरी खर्चा, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज भी कॉस्ट का पार्ट होती है, कॉस्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट पे एक इंडेक्सेशन अलाउंस निकलता है, और हर इंप्रूवमेंट पे अलग 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 इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट हो रहा होता है। यहाँ तक कोई मसला? सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो इसका फार्मूला बड़ा आसान है, हीरो फार्मूला है। हीरो हीरो मतलब आसान सा। कॉस्ट लेंगे इंसिडेंटल कॉस्ट के साथ, हाँ, और उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्सेशन फैक्टर या इंडेक्स फैक्टर। आपका एग्जामिनर इतना अच्छा है कि इंडेक्सेशन फैक्टर आपको पेपर में गिवन होगा, बस कॉस्ट उठाना, इंडेक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और इम्प्रूवमेंट की भी वैल्यू उठाना, इम्प्रूवमेंट उठाना, और इसको भी इंडेक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। जबरदस्त हो गया। सर कॉस्ट उठानी है, उस पर इंडेक्सेशन कर देनी है, यानी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, इंडेक्सेशन अलाउंस ऑन कॉस्ट आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट उठानी है, उस पे इंडेक्सेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है, इंडेक्सेशन अलाउंस आ जाएगा। कॉस्ट का मतलब है विद ऑल द इंसिडेंटल कॉस्ट यानी नेसेसरी कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ वाली कॉस्ट। सवाल है सर ये इतना आसान है? जी हाँ ऐसा ही है। एक छोटा सा अब आया ना, एक छोटा सा पॉइंट है। दिसंबर 2017, एक होती है जिंदगी, एक होती है मौत। इंडेक्सेशन अलाउंस की मौत का दिन है दिसंबर 17।
इंडेक्सेशन अलाउंस दिसंबर 17 के बाद ना मिले है, इसका मतलब क्या है? ना मिले हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आपने दिसंबर 17 से पहले या तो खरीदी है या इम्प्रूवमेंट उस पे करी है, तो उस पे तो मिलेगा इंडेक्सेशन अलाउंस। लेकिन अगर आपने एसेट खरीदा या इम्प्रूवमेंट करी है दिसंबर 17 के बाद, तो आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन अलाउंस। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ। अब मैं आपको इसको एग्जांपल दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं कहता हूं मैंने एक एसेट खरीदा। कब खरीदा? अज्यूम करो जनवरी 2015 में खरीदा। कब खरीदा बेटा? जनवरी 2015। क्या इंडेक्सेशन अलाउंस ऑन कॉस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? जनवरी 15 में खरीदा है। जनवरी 15 ऑब्वियसली दिसंबर 17 से पहले है, इसका मतलब इंडेक्सेशन अलाउंस मिलेगा। अज्यूम दिसंबर 2015 में मैंने इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया, पहली इम्प्रूवमेंट करी, तो दिसंबर 15 में की है इम्प्रूवमेंट, दिसंबर 17 से पहले है इम्प्रूवमेंट, तो इस पे भी क्या होगा? इंडेक्सेशन अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फिर मेरे पास और पैसे आ गए, मैंने एक और इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया। कब किया? मैंने खर्चा किया नवंबर 2017 में। नवंबर 2017 में इम्प्रूवमेंट टू, क्या इस पे भी इंडेक्सेशन अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर मेरे पास और टाइम गुजरा, फिर एक और इम्प्रूवमेंट में मैंने खर्चा किया, इम्प्रूवमेंट नंबर 3। कब करी इम्प्रूवमेंट 3? अज्यूम इम्प्रूवमेंट 3 करी मैंने दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में। इंडेक्सेशन अलाउंस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सर इम्प्रूवमेंट कब करी है? दिसंबर 17 के बाद करी है ना। तो फिर इम्प्रूवमेंट, उस इम्प्रूवमेंट पे जो 17 के बाद है, उस पे इंडेक्सेशन नहीं करना मना है, सख्ती से मना है। बेहतरीन हो गया। एक और केस किट में आपको मिलेगा। एक एसेट खरीदा दिसंबर 2022 में और दिसंबर 2023 में बेच दिया। तो क्या दिसंबर 2022 में जो एसेट मैंने खरीदा, उसकी कॉस्ट को मैं इंडेक्सेशन करूं कि नहीं करूं? दिसंबर 22 में यानी दिसंबर 17 के बाद खरीदा सर, तो इंडेक्सेशन नहीं करो। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट दिसंबर 17 के बाद खरीदे जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इंप्रूवमेंट भी दिसंबर 17 के बाद ही होनी है। ऐसा एसेट जो दिसंबर 2017 के बाद खरीदा जाएगा, सर ऑब्वियसली उसकी वर्किंग सेम लाइक इंडिविजुअल होगी। नो चेंज, नो इंडेक्सेशन, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बेहतरीन सर। जो एसेट दिसंबर 17 के बाद खरीदा जाएगा, उसकी वर्किंग, उसका अनइंडेक्स गेन ही उसका चार्जेबल गेन बनेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन तो होगी ही नहीं। यानी इंडिविजुअल एंड कंपनीज का सीजीटी सेम सेम उन एसेट के लिए जो दिसंबर 17 के बाद खरीदे जाते हैं। और जो दिसंबर 17 से पहले खरीदा जाएगा, तो सर उसमें हम दिसंबर 17 तक इंडेक्सेशन करेंगे। अल्फाज पे ध्यान देना, दिसंबर 17 तलक, टिल दिसंबर 17 हम इंडेक्सेशन करेंगे। यहां तक कोई तकलीफ है सर? मैंने काफी कुछ बोला है। अब ये जो कुछ भी बोला है, आइए इसको हम जरा देख लेते हैं। सर ये बोला तो आपने बहुत कुछ है, पेपर में कैसे आएगा या क्वेश्चन कैसे सेट होगा? तो क्वेश्चन का नाम है पाई, मिस्टर पाई नहीं है ये, लिमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सीजीटी फॉर कंपनीज का सवाल है। क्वेश्चन को एक मरतबा सुकून से पढ़ते हैं। पाई लिमिटेड ने एक फैक्ट्री खरीदी 2.5 लाख की 98 में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताओ दिसंबर 17 से पहले है कि नहीं है? ग्रीन इसलिए कर रहा हूं कि ये दिसंबर 17 से पहले है। इसका मतलब इस पे अपने को क्या करने का? इंडेक्सेशन करने का। राइट और रॉन्ग? आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े, हम देखें कि भाई इसके बाद क्या हुआ। 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2001 दिसंबर 17 से पहले है कि बाद है? दिसंबर 17 के बाद है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक्सटेंशन यानी कैपिटल एक्सपेंस किया। खरीदी दिसंबर 17 से पहले, कैपिटल एक्सपेंस हो रहा है दिसंबर 17 के बाद। जो अभी तकरीर फरमाई थी, अब वो दिमाग में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि हाँ यार यहाँ पे कुछ तो होगा, किस पे इंडेक्स होगा, किस पे इंडेक्सेशन नहीं होगी। बड़ा ध्यान से देखना, ये बेसलाइन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ आप देख रहे हैं और ये आपको कंप्लीट करवाएगा इंडेक्सेशन की कहानी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आगे जाके आपको बताता है कि आपने बेच दी। ऑब्वियसली जब बेचते हैं तभी सीजीटी अराइज होता है, हमें ये पता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंडेक्सेशन फैक्टर्स जो मैंने कहा था पेपर में गिवन होते हैं, ये हैं। हम इसको इंडिविजुअल की तरह पहले सॉल्व तो कर लें। डिस्पोजल प्रोसीड 9.5 लाख। कोई सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है? इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है? सर हमें तो नजर नहीं आ रही। तो नहीं दी हुई तो कैसे नजर आएगी? ऑब्वियसली यही बात है। फिर कॉस्ट दी हुई है, सर ऑब्वियसली कॉस्ट तो होगी ही। बगैर कॉस्ट के कौन सा एसेट आप खरीद सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? करेक्ट, यू आर राइट। ठीक, चल जबरदस्त। कॉस्ट है 2.5 लाख की। सर कोई कैपिटल एक्सपेंस है? सर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एक्सपेंशन इम्प्रूवमेंट 70,000 की। सर ये कंपनी का सवाल है तो इसको अपने लिख देते हैं अनइंडेक्स गेन। कितना आएगा अनइंडेक्स गेन? और कोई सवाल जहन में अगर आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा। 630। अब हमें पता है दिसंबर 17, दिसंबर 17 कॉस्ट कब है? 1 अप्रैल 98, इससे पहले है ना? तो इंडेक्सेशन अलाउंस कॉस्ट पे तो होगा। कॉस्ट है कितनी? सर कॉस्ट दी हुई है 2.5 लाख की। इंडेक्सेशन करना है तो कौन सा फैक्टर लेंगे, जरा ध्यान से देखना। पहला वाला, दूसरा वाला? डेट देख के पकड़ो, डेट देख के पकड़ो। पहला वाला फैक्टर के दूसरा वाला फैक्टर? सर कॉस्ट की तारीख दी हुई है 98, और हमें पता है दिसंबर 17 पे इसकी मौत हो जाती है। तो 0.710 विच गोइंग टू गिव मी एन आंसर ऑफ 177,500। अब सवाल है इम्प्रूवमेंट जो हुई है, एक्सपेंशन एक्सटेंशन जो हुई है, उसकी डेट बताओ। इम्प्रूवमेंट की डेट लिख लेते हैं, 15 अगस्त 2001। ठीक हो गया। पहले हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया। 15 अगस्त 2001 है, ये एक है, 11 नहीं है, एक है। तो 2001 भी 2017 से क्या होता है? पहले आता है कि बाद आता है? बिफोर। बोथ थिंग्स आर बिफोर दिसंबर 17। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी इंडेक्सेशन होगी। इम्प्रूवमेंट की डेट से लेके 2017 दिसंबर पे रुकना जरूरी, क्योंकि दिसंबर 17 के बाद इंडेक्सेशन की मौत हो चुकी है। वी गॉट आंसर 41,860। चार्जेबल गेन आया। एक से ज्यादा एसेट होंगे सर तो एक से ज्यादा मर्तबा ये फॉर्मेट बनेगा,
और सारे एसेट्स का नेट ऑफ आंसर हो जाएगा। 3 एसेट है, तीनों में गेन है, तीनों प्लस हो जाएगी। 3 एसेट है, 2 में गेन है, 1 में लॉस है, नेट ऑफ हो जाएगा। और अगर गेन प्रिवेल करेगा यानी गेन ज्यादा होगा, लॉस कम होगा, तो टीटीपी वाले फॉर्मेट में ये चार्जेबल गेन अच्छे बच्चों की तरह चला जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ये बेसलाइन क्वेश्चन है। कॉस्ट अप्रैल 98, इम्प्रूवमेंट अगस्त 2001, बोथ आर बिफोर दिसंबर 17। तो दोनों के ऊपर अच्छे बच्चों की तरह हमने इंडेक्सेशन अलाउंस निकाला। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइएगा। कॉपी भी कर लिया होगा आपने होपफुली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, हॉबिट। हॉबिट का आंसर हमें आपसे चाहिए। शाबाश, शुरू कीजिए। माशाल्लाह आपने सही बताया है। जरा फटाफट हम इसको देख लेते हैं कि देखिए भाई, फैक्ट्री खरीदी दिसंबर 17 से पहले, तो ग्रीन कर देते हैं, इंडेक्सेशन होगी। इंप्रूवमेंट हो रही है दिसंबर 17 के बाद, नो कंफ्यूजन हियर, दिसंबर 17 के बाद मींस इस पे इंडेक्सेशन नहीं होनी। डिस्पोजल प्रोसीड बताइए जल्दी से, कितने का बेचा? 680। कॉस्ट इज 680, 175, 175 was the cost। कैपिटल एक्सपेंस जिसको हम एक्सटेंशन बोले 62। अनइंडेक्स्ड गेन कितना आया? 443,000। 443,000। और सिर्फ कॉस्ट पे इंडेक्सेशन करेंगे, कैप इम्प्रूवमेंट पे क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वो दिसंबर 17 के बाद है। जून यानी कॉस्ट की डेट से लेके दिसंबर 17 तक का फैक्टर होगा 0.625 विच इज गिवन एज वेल, और गिवन ही होगा हमेशा पेपर के अंदर। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 109,375। 109,375 और फाइनल आंसर 333,625। 625। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, एक सेकेंड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम कैपिटल गेन्स जो अभी हमने सीखा है वो, और उसके साथ ही साथ कुछ लॉसेस का ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अगर लॉस आ जाए तो इंडिविजुअल में जैसे लॉस को ट्रीट करते थे, कंपनी में कैपिटल लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, और उसी तरीके से किया जाता है। नथिंग गॉट चेंज हियर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंसिडरिंग टू सेल अ फील्ड, कुछ खेत भी बेच रहा है, एट ऑक्शन इन 2002, हमारे ईयर एंड में बेच रहा है। अब क्या हो रहा है, बेच तो रहा है, लेकिन कहता है इट एक्वायर्ड द फील्ड, 10,000 का खरीदा था। बेचने की 3 प्राइजेस हैं, आपको तीनों पे सीजीटी बताना है कि चार्जेबल गेन या लॉस कितना आएगा। चलो हम बता देते हैं क्या जाता है, हमारा कुछ जाता थोड़ी है, अभी बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप ये देखो, कोई कैपिटल एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। एक और बात बताओ, सर ये कब खरीदा था? दिसंबर 17 से पहले के बाद में? पहले। जब पहले कोई चीज खरीदते हैं तो क्या होता है, इंडेक्सेशन होती है ना। यस सर। अब हम इंडेक्सेशन करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, बड़ा आसान सा है। 3 केसेस हैं। पहला केस पहले करते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स। बंदा बेच रहा है भाई 25,000, ए पार्ट है ना, सेलिंग प्राइस इज 25,000, कॉस्ट इज 10,000। सुभान अल्लाह, कोई इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, कंपनीज का सवाल है। अनइंडेक्स गेन आ गया 15,000 का, और इंडेक्सेशन अलाउंस होगा। क्यों होगा? कॉस्ट पे होगा, क्योंकि ये दिसंबर 17 से पहले खरीदा था। कॉस्ट है 10, इंडेक्स फैक्टर डेट ऑफ परचेज से लेके दिसंबर 17 तक का फैक्टर
1.002 is given to you in the question. तो ये आ गया 10,020. वेरी नाइस. चार्जेबल गेन तशरीफ लाया कितना? 4980. खल्ली वल्ली, दैट्स इट. कोई सवाल इसमें? बी में कहता है सेलिंग प्राइस यार 12,000 है. हमने कहा ठीक है, कॉस्ट 10,000 है. ये आ गया अपना अल्लाह भला करे 2,000. इंडेक्सेशन अलाउंस वही रहेगा ना, 10,000. 020. अल्लाह अकबर. आंसर किसमें आने लगा? सर माइनस में नहीं आएगा. आपने लॉस। क्यों लिखा है? तो भाईजान आपको बचपन से एक बात बताई गई है कि कैपिटल अलाउंस के अलावा कोई भी अलाउंस या रिलीफ की वजह से नेगेटिव फिगर अराइज नहीं होती. तो इंडेक्सेशन अलाउंस जीरो तो कर सकता है, नेगेटिव फिगर ला नहीं सकता. ये हमने क्या बताया कि जिस तरह से सर पर्सनल अलाउंस इंडिविजुअल का, जिस तरह से रिलीफ, जिस तरह से रोल ओवर रिलीफ वगैरह वगैरह, सारे रिलीफ सारे अलाउंसेस जीरो कर सकते हैं, नेगेटिव फिगर नहीं ला सकते. इसी तरह इंडेक्सेशन अलाउंस भी आंसर को जीरो कर सकता है, नेगेटिव फिगर ला सकता नहीं है. गॉट माय पॉइंट? यस सर। तीसरा केस, 8,000 का बेचा, 10,000 कॉस्ट थी, ये आया 2,000 का नेगेटिव, और इसको बोलते हैं अलाउएबल लॉस. ये है कैपिटल लॉस. और जब लॉस आ जाता है तो इंडेक्सेशन की मौत हो जाती है, क्योंकि इंडेक्सेशन ना नेगेटिव फिगर ला सकता है, ना ही वो लॉस को बढ़ा सकता है. इंडेक्सेशन अलाउंस या तो पॉजिटिव आंसर लाएगा या जीरो लाएगा. नेगेटिव आंसर इंडेक्सेशन अलाउंस की वजह से आ नहीं सकता, और ना ही वो नेगेटिव आंसर को बढ़ा सकता है. गॉट इट और नो सर? एनी तकलीफ? प्लीज यस सर। आस्क. नो तकलीफ और तकलीफ? नो तकलीफ. ओके. साथ साथ कॉपी भी करना है. ये कॉपी कर लिया बेटा? जी। क्वेश्चन नंबर 4. अब ये कंपनी का सीजीटी चल रहा है, तो कंपनी का चार्जेबल गेन तो कहाँ जाता है, कहाँ को जाता है? सर कंपनी का सीजीटी उसके टीटीपी के फॉर्मेट में जाता है, आपने भी बताया था. तो कैसे जाता है आइए देख लेते हैं. एक सवाल आता है, क्वेश्चन 4 है, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बताओ. ये अभी बताते. 5 चीजें आती हैं कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी में, टीटीपी का फॉर्मेट होता है ना. टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम आती है, चार्जेबल गेन आता है, प्रॉपर्टी इनकम आती है, हराम इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है, और मिसलिनियस इनकम आती है. इन सबको प्लस करते हैं. जैसा रिव्यू के तौर पे मैंने पूरा फॉर्मेट एक सांस में लिख दिया है. टोटल प्रॉफिट के बाद क्यूसीडी के बाद टीटीपी आ जाती है. एक सांस में फॉर्मेट आपको भी याद होना चाहिए. करेक्ट? अब इसमें सारी आइटम्स नहीं है तो वो चीज पेपर में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. ये सिर्फ समझाने के लिए मैं पूरा फॉर्मेट लिख दिया. क्वेश्चन में टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट इज गिवन 65,000. सुभान अल्लाह. चार्जेबल गेन अपने पास दिया हुआ है 3,600. अरे वाह. चार्जेबल गेन हुआ है 3,600. ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले साल से कुछ कैपिटल लॉस उठ के आया है, तो आ सकता है. एनुअल एग्जाम्पशन नहीं होती, यानी पिछले साल में 3-4 एसेट बेचे होंगे, सबका नेट ऑफ आंसर लॉस आ गया होगा. तो लॉस तो टीटीपी के फॉर्मेट में जाता नहीं है ना, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया होगा, या आ गया. तो मेरे इस साल के गेन को पिछले साल के लॉस ने आके क्या बोला? बेटा खलास. इस साल का गेन पिछले साल का जो लॉस कैरी फॉरवर्ड आया उसने खत्म कर दिया. एम आई राइट और रॉन्ग सर? राइट।
तो मेरे पास अब आंसर क्या बचा, लॉस तो रियल लॉस है ना, जेन्युइन लॉस है। कितना लॉस बच गया? सर 2400 का। 30,000 कैप। तो इसको क्या करेंगे? सर इसका वही तरीका जो इंडिविजुअल में है, टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगले साल 31 मार्च 2023 पे खड़े हैं तो 24 पे कैरी फॉरवर्ड, खलास। यानी इस साल का कैपिटल गेन हो गया जीरो। यानी आपने ये सीख लिया कि चार्जेबल गेन में उस साल के सारे एसेट गेन और लॉस एडजस्ट होने के बाद कोई पिछले साल से अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आता है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। और उसके एडजस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिव बचे तो टीटीबी के फॉर्मेट में, और नेगेटिव बचे तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। नो प्रॉपर्टी इनकम, नो हराम इनकम, नो मिसलिनियस इनकम। तो ये पेपर में जो क्रॉस लगा है ये लिखने की जरूरत नहीं है। वी डू हैव टोटल प्रॉफिट ऑफ 65, नो क्यूसीडी। इसका मतलब टीटीपी भी हमारा 65 आ गया। कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 19% होता है। तो खल्ली वल्ली सीजीटी कैपिटल कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स की लायबिलिटी जो ये 19% करके आएगी वो आ जाएगी। इससे एक बात साबित क्या हुई कि सर सीजीटी का कोई सेपरेट परसेंटेज तो है नहीं। इसका मतलब सीजीटी कंपनीज के टीटीपी के फॉर्मेट में जाता है। इसका मतलब कंपनीज में सीजीटी 19% पे ही टैक्स होता है। जिस तरह कंपनी की अदर इनकम 19% पे टैक्सेबल है, तो सीजीटी इज पार्ट ऑफ द टोटल टैक्सेबल टोटल इनकम। सो इट मीन्स के सीजीटीवी कंपनीज में 19% पे टैक्स होता है। एक सवाल आता है, सर इंडिविजुअल में आप सीजीटी जब पढ़ाते हैं तो आप उसके अंदर हमें डेट बताते हैं कि सीजीटी फॉर इंडिविजुअल की ड्यू डेट ये है, कंपनी में आपने डेट नहीं बताई। तो बेटा कंपनी में सीजीटी ना अलग से सोर्स ऑफ इनकम है, ना वो अलग से उसका कोई रेट है, ना अलग से वो पे होता है, तो उसकी अलग से कोई भी डेट नहीं है। जो कॉर्पोरेशन टैक्स की हम डेट्स पढ़ेंगे इसके चैप्टर में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज वाले में, वही डेट्स आपकी सीजीटी के लिए होंगी। क्योंकि सीजीटी इज नॉट अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर कंपनीज, इट्स अ पार्ट ऑफ taxable total profits. Got my point? यस सर। इसके साथ आपने कंपनीज क्या एसेट्स को खत्म किया है। अब एसेट्स खत्म हो गए सर। सर इंडिविजुअल में तो बहुत सारी चीजें इसके बाद आई थी, तो वो चीजें कहाँ जाएंगी? तो अभी हम आपको बताते हैं वो चीजें कौन कौन सी थी। देखो भाई, इंडिविजुअल में टैक्सेबल इनकम, एनुअल एग्जेम्पशन, परसेंटेजेस, डेट, ये सब खल्ली वल्ली हो गया ना। ठीक है सर, ओके हो गया, फाइन, फेयर इनफ। सर इंडिविजुअल में आपने जब एक चीज और पढ़ाई थी, स्पाउस के रूल्स, आपने पढ़ाया था चैटल्स एंड वेस्टिंग एसेट्स, आपने पढ़ाया था डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, एसेट का फट जाना, तबाह हो बर्बाद हो जाना। फिर सर आपने पढ़ाया था डैमेज, कि पूरा एसिड नहीं खराब होता, थोड़ा सा एसिड डैमेज हो जाता है। और चैटल्स के रूल्स और वेस्टिंग एसिड, वेस्टिंग एसिड में आप घोड़ा, रेस का घोड़ा, फिर आपने वो जो यॉट वगैरह की कहानी ये सारी बताई थी। तो सर स्पाउस कंपनी की शादी नहीं होती, तो स्पाउस रूल तो हो गया साइट। चैटल्स और वेस्टिंग एसिड जैसे आपने इंडिविजुअल में सीखा है, जैसा आपने इंडिविजुअल में सीखा हुआ है, एज इट इज, नो चेंज, ऐसे ही चैटल्स और वेस्टिंग एसिड कंपनी में है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिड जैसा आपने इंडिविजुअल में सीखा हुआ है, ऐसा ही डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिड वही इंश्योरेंस प्रोसीड वाला कंपनी में है। और डैमेज भी जैसा सीखा है वैसा ही कंपनी में
है। सेटल्स हो, वेस्टिंग एसेट हो, डिस्ट्रक्शन हो, डैमेज हो, स्पाउस रूल नहीं हो सकता, जो कंपनी की शादी नहीं होती। इसके अलावा जितना कुछ आपने पढ़ा है, किसके अंदर आपने जितना कुछ पढ़ा है इंडिविजुअल में, वो सब का सब कॉपी कैट हो गया। देयर इज नो चेंज। प्लस सर हमने रिलीफ भी तो पढ़े थे। अच्छा अच्छा, कौन से रिलीफ पढ़े थे सर? हमने रोल ओवर रिलीफ पढ़ा था, हमने डेफर्ड रिलीफ भी पढ़ा था, हमने सर इसके बाद बदर BADR भी पढ़ा था, सर हमने इन्वेस्टर रिलीफ IR भी पढ़ा था, सर हमने गिफ्ट रिलीफ शेयर्स का अलग और एसेट का अलग भी पढ़ा था, सर हमने प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंट रिलीफ भी पढ़ा था, हमने लेटिंग रिलीफ भी पढ़ा था। सर 1 2 3 4 5 6 7 रिलीफ पढ़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 रिलीफ। सर इनका क्या? तो BADR नहीं होता, IR नहीं होगा, गिफ्ट रिलीफ नहीं होगा, PRR नहीं होगा, लेटिंग रिलीफ भी कंपनीज के लिए नहीं होता। तो सर कौन से रिलीफ होते हैं? कौन से रिलीफ होते हैं? सिर्फ दो, सिर्फ दो। कौन से दो सर? रोल ओवर एंड डेफर्ड, बस खलास। सर रोल ओवर 100% मिलता था, पार्शियल इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट यूज की वजह से रिड्यूस होता था। सेम एज इट इज रोल ओवर की कहानी होगी। रोल ओवर के केस में बेस कॉस्ट निकालते थे, रोल ओवर के केस में बेस कॉस्ट निकालते थे। डेफर्ड रिलीफ वर्किंग में रोल ओवर का भाई है, कोई फर्क नहीं होता डेफर्ड रिलीफ और रोल ओवर रिलीफ की वर्किंग में, लेकिन रोल ओवर में बेस कॉस्ट निकलती है, डेफर्ड रिलीफ में बेस कॉस्ट नहीं निकलती। याद आ रहा है? यस सर। डेफर्ड रिलीफ में क्या होता है? डेफर्ड रिलीफ कोने सर में आके बैठ जाता है, कोने में चुप जाता है और पड़ा रहता है कब तक? अर्लियर ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स क्या थी? वो 3 थिंग्स थी, पहली अगला एसेट बिक जाए, दूसरी अगला एसेट प्राइवेट यूज में आ जाए, तीसरी 10 साल गुजर जाए। इन तीनों में से कोई भी इवेंट पहले हो जाता था तो सर डेफर्ड रिलीफ टैक्सेबल हो जाता था। सर ये जैसे आप बोल रहे हैं ये तो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था। तो हाँ बेटा, आपने इंडिविजुअल में पढ़ा था, कंपनी में भी रोल ओवर और डेफर्ड रिलीफ सेम ही होगा। देयर इज नो चेंज एट ऑल इन रोल ओवर एंड डेफर्ड रिलीफ। आप कंपनी में निकालो या आप इंडिविजुअल में, एक एसेट बेचेंगे दूसरा खरीदेंगे, रोल ओवर या डेफर्ड रिलीफ होगा। 3 साल के अंदर, बेचने के 3 साल के अंदर अंदर, या बेचने से 1 साल पहले पहले भी खरीदा जा सकता है, जो कंडीशन है। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा क्या था? इसके अलावा ये था कि एक एसेट बेचा दूसरा खरीदा, पार्शियल इन्वेस्टमेंट हो या प्राइवेट यूज हो तो ये दोनों रिलीफ रिड्यूस हो जाते थे। और क्या था? और इसमें क्या था? और इसमें क्या था बेटा? और इसमें ये था कि रोल ओवर बेस कॉस्ट निकलवाता है, डेफर्ड रिलीफ बेस कॉस्ट नहीं निकलवाता। ये मैंने पूरा रिकैप मारा है जो इंडिविजुअल के रोल ओवर और डेफर्ड रिलीफ में हमने किया है। एक छोटी सी बात है कि सर कौन से एसेट जरा याद दिला दें कि जिन एसेट में हम लोग जो है वो डेफर्ड रिलीफ लिखते थे
तो वो एसेट का नाम था फिक्स प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स प्लांट एंड मशीनरी या लीज होल्ड। अगर आपने एक एसेट बेचा और दूसरा जो खरीदा है वो दूसरा वाला फिक्स प्लांट एंड मशीनरी या लीज होल्ड का आइटम है तो डेफर्ड रिलीफ होगा, वरना इसके अलावा कुछ भी है तो फिर आपका नाम रोल ओवर रिलीफ का होता है। यहां तक याद आ रहा है? यस सर। सर आपकी एक स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि पूरी कहानी वही है। एक छोटा सा डिफरेंस है, इंडिविजुअल में गुडविल पे भी रोल ओवर रिलीफ अप्लाई हो जाता था। सही है, गुडविल भी एक एसेट काउंट होता है इंडिविजुअल के लिए। कंपनी में गुडविल एग्जेम्प्ट है, एक एडिशनल एग्जेम्प्ट है कंपनी के अंदर, वो है गुडविल। बाकी एग्जेम्पशन की लिस्ट पूरी है, जो इंडिविजुअल की लिस्ट है वही कंपनी की लिस्ट है। बस एक चेंज है कि कंपनी में गुडविल जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, गुडविल पे कोई सीजीटी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होता। अब हमने जो इतनी बड़ी बात की कि एक एसेट बेचेंगे दूसरा खरीदेंगे, रोल ओवर, डेफर्ड रिलीफ, ये दो ही रिलीफ होते हैं और ये दो रिलीफ इंडिविजुअल की तरह ही अप्लाई होते हैं। सर ये अगर आप हमें करके दिखाएं तो बड़ा मजा आएगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 मिडवे। इसके अंदर हम रिलीफ्स का चैप्टर, जो इंडिविजुअल का पूरा एक चैप्टर है क्योंकि उसमें 7 रिलीफ हैं, इधर 2 ही हैं, ये 2 को हम रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज करेंगे और खत्म कर देंगे। जरा एक नजर क्वेश्चन को रीड कीजिएगा पूरा प्लीज। कहता है कि भाई आपने एक एसेट बेचा है और आप सोच रहे हो कि इसके बदले में मैं क्या खरीदूं। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपको दे रहा है और बोल रहा है भाई आप हमें बताओ, एक्सप्लेन करो कि इन तीनों ऑप्शन में क्या होगा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले गेन तो है वो तो सेम ही होगा ना, गेन में तो कोई फर्क नहीं होगा, आगे रिलीव्स में फर्क होगा। तो पहले हम एक यूनिक आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाईजान हमने जो बेचा है कितने का बेचा, व्हाट इज द डिस्पोजल प्रोसीड, बेचा कितने का। 160,000। 160,000, 1,60,000 का बेचा। क्या कोई इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है सर? नहीं। ओके, खरीदा कितने का था? 45,000। क्या कोई इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज है? नहीं। क्या नहीं। कोई इंप्रूवमेंट, कैपिटल एक्सपेंस वगैरह नजर आ रहा है? नहीं। कंपनी है तो इसको बोलेंगे अनइंडेक्स गेन। क्या दिसंबर 17 से पहले खरीदा था कि बाद में? पहले। पहले खरीदा था, ये रहा पहले। इसका मतलब कॉस्ट के ऊपर इंडेक्सेशन होगी, करेक्ट और रॉन्ग? ये दिया हुआ है फैक्टर 0.316, कितना आ जाएगा इंडेक्सेशन अलाउंस? 14,220, ये आ जाएगा 1,15,000 और 1,00,780। ये तो यूनिक आंसर आ गया ना, चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ, एम आई राइट? अब ऑप्शन ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, हर किसी में कहानी अलग हो जाएगी। चार्जेबल गेन हर किसी केस में अलग अलग होगा, लेकिन बिफोर रिलीफ तक तो यूनिक आंसर आ गया ना सर, यहां तक कोई मसला है? नहीं। अब मैं ए को लेके चलता हूं कि मेरे भाई चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ आ गया, ठीक है, कितना आ गया? 1,00,780। अब क्या हुआ, ये बेची कितने की है? हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 160। ए में कहता है भाईजान बड़ी जगह ले रहा हूं, बड़ी जगह विद इन
बेचने के 3 साल के अंदर अंदर लेनी होती है या 1 साल पहले भी ले सकते हैं, और बिजनेस एसेट होना चाहिए। तो मेरे दोस्त फैक्ट्री बिजनेस एसेट ही तो होता है, फुल टाइम बिजनेस एसेट है, लिखा हुआ भी है ना बिजनेस में इस्तेमाल। परसेंटेज होती तो रोल ओवर परसेंटेज से रिड्यूस हो जाता। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। अब इसने क्या किया, 1.60 का बेचा और दूसरा वाला कितने में खरीदा? 170। 1.70। अगर मैं इसे आपको समझाने के लिए यहाँ लिखूं कि फुल री इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस यूज भी है, और दूसरा वाला एसेट फिक्स प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, लीज होल्ड नहीं है, इसलिए रोल ओवर रिलीफ 100% मिलेगा। तो एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। और गेन तो 0 हो गया, लेकिन जो रिप्लेस एसेट खरीदा है, जो रिप्लेस्ड एसेट खरीदा है, उसके साथ क्या होगा? जो रिप्लेस एसेट खरीदा है सर, उसकी निकालेंगे बेस कॉस्ट। क्यों बेस कॉस्ट निकालेंगे? क्योंकि सर ये रोल ओवर है, और रोल ओवर में दूसरे एसेट की निकालते हैं बेस कॉस्ट। इसका मतलब जब दूसरा एसेट फ्यूचर में कभी भी बेचने के लिए आएगा तो उसकी कॉस्ट यूज नहीं होगी, उसकी क्या यूज होगी? बेस कॉस्ट। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। कितनी आगे बेटा बेस कॉस्ट, जरा बताइएगा। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है क्वेश्चन पे। जी आपकी स्क्रीन क्वेश्चन पे फ्रीज हुई है, नजर नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट देखिएगा जरा। पता है। अब शेयर हो गई? हाँ आप आए। ओके। कितना आ जाएगा ये? 69,220। 69,220। यानी जब ये एसेट बेचा जाएगा तो हम कॉस्ट नहीं, बेस कॉस्ट 69,220 यूज करेगा। खलास। अब मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूंगा। बी पार्ट आप पढ़ना, पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ लिया। क्या लिखा हुआ है बी पार्ट में? दूसरा एसेट कितना? 155 की फैक्ट्री लेगा। हाँ, 155 का दूसरा एसेट खरीदा है, तो गेन बिफोर रिलीफ तो वही रहेगा 100,780। मसला क्या है? बिजनेस यूज तो है ही है ना, बिजनेस यूज तो है ही है, बिजनेस यूज में कोई मसला नहीं है। मसला क्या है? कुछ पैसे जेब में रख लिए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। जब पैसे जेब में रखे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। तो बी केस में बिजनेस यूज तो ओके की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ अमाउंट, कुछ पैसा जेब में रख लिया गया है। वो कितना है? ये बेचा कितने का था? सर 160 आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है। 1.60 का बेचा था, अगला कितने का ले रहे हो? 155। का। तो जेब में कितने पैसे दबा लिए मेरे दोस्त? 5,000। 5,000 से रिलीफ कम हो जाएगा। रिलीफ 5,000 से कम होगा तो ऑब्वियसली चार्जेबल गेन 5,000 से अराइज हो जाएगा। एम आई राइट? याद आ रहा है इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो रिलीफ आ जाएगा 9,5,780। रोल ओवर ही बोलेंगे,
क्योंकि अगला एसेट भी फैक्ट्री है, कोई फिक्स प्लांट एंड मशीनरी या लीज होल्ड नहीं है। और इसकी भी बेस कॉस्ट निकाल देंगे। 155 का ले रहे हैं। 95780 is my rollover relief, giving me the base cost of 59220। कहानी खलास। कोई तकलीफ बेटा? शेयर। नंबर सी, सी फॉर कैट। सर गेन तो वही है। सी पढ़ना तो सही करा किया है भाई ने। लीज लिए। हाजी साहब ने कोई लीज होल्ड आइटम में री इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो रोल ओवर का इंतकाल हो गया। रोल ओवर मर गया और उसकी जगह ले ली डेफर्ड रिलीफ ने। क्योंकि फिक्स प्लांट एंड मशीनरी या लीज होल्ड में री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर रोल ओवर नहीं होता, नाम होता है डेफर्ड रिलीफ। करेक्ट और रॉन्ग? कितना अमाउंट प्रीमियम यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 180 की। फुल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। 160 का यस। बेचा था, इसका मतलब ये 100% हो गया, जीरो आ गया। ये अगला 180 का लिया है, ये ऐसे ही रह गया, बेस कॉस्ट नहीं निकली। डेफर्ड रिलीफ आगे कोने में खड़ा रह गया और ये 3 में से 1 इवेंट के होने तक खड़ा रहेगा। अगला एसेट बिक जाए, अगला एसेट प्राइवेट यूज में इस्तेमाल होने लगे या 10 साल गुजर जाएं, जब तक डेफर्ड रिलीफ कोने में खड़ा रहेगा डेफर्ड रिलीफ टैक्सेबल नहीं होगा। और ये कैसे टैक्सेबल होता है ये हमने इंडिविजुअल में करके देखा था। याद आ रहा है? क्वेश्चन किया था वहां पे। यस। इसके साथ सीजीटी फॉर एसेट्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीजीटी फॉर शेयर्स। कंपनीज के सीजीटी में अब जो है वो एक आखिरी बात है। जिस तरह इंडिविजुअल आपने देखा था, इंडिविजुअल के शेयर्स होते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इसी तरह कंपनीज के लिए भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं। इंडिविजुअल में भी हम जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये वाले शेयर्स एग्जेम्प्ट है। वो ब्लू बॉक्स, होपफुली वो ब्लू बॉक्स का रट्टा लग चुका है, वो ब्लू बॉक्स याद हो चुका है जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा है कि मोटर कार एग्जेम्प्ट है, मेन रेजिडेंट एग्जेम्प्ट है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो वो एग्जेम्प्ट की जो लिस्ट है ना सर, वो कंपनीज के लिए भी वही है और इंडिविजुअल के लिए भी वही है। तो कंपनीज के लिए भी जो चीजें एग्जेम्प्ट है वो इंडिविजुअल के लिए भी वही एग्जेम्प्ट है। जो शेयर्स कंपनी के लिए एग्जेम्प्ट है वही इंडिविजुअल के लिए भी एग्जेम्प्ट है। जैसे गिल्ड्स वगैरह की हम बात करते हैं, ठीक है। वो आपको वही लिस्ट याद कर लेनी है जो आपने इंडिविजुअल की ब्लू वाली बॉक्स, ब्लू वाला आपने पढ़ा हुआ है, ब्लू कलर का जो बॉक्स था। अब एक छोटी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिविजुअल याद करो, उसमें मैचिंग ऑर्डर कैसे था? सर इंडिविजुअल में था सेम डे। अच्छा अच्छा, ओके। तीसरे नंबर पे था सर पूल। ओके मरहबा। सर ये दोनों इंडिविजुअल और कंपनी में सेम है क्या? मैंने कहा जी हाँ। इंडिविजुअल में सर दूसरे नंबर पे था फॉलोइंग 30 डेज, अगले 30 दिन, सेल के बाद वाले 30 दिन। सर कंपनी में फॉलोइंग 30 डेज नहीं होता, कंपनी में होता है पिछले 9 दिन। ये मैचिंग ऑर्डर है। कंपनी और इंडिविजुअल के मैचिंग ऑर्डर में फर्क है 2 नंबर पे। दूसरा एक फर्क है कि कंपनी और इंडिविजुअल का सेम डे और प्रीवियस 9 डेज आपके कोर्स में सेम ही होगा। नो डिफरेंस एट ऑल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेम डे वर्किंग एंड द प्रीवियस 9 डेज वर्किंग। ये शेख बात समझ आ रही है? लेकिन जो पूल है ना, पूल, ये कंपनी और इंडिविजुअल का फर्क होता है। पूल की वर्किंग में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक डेट है
उस डेट से पहले इंडेक्सेशन होती थी, वो डेट क्या है? दिसंबर दिसंबर 2017। 17। अगर पूल दिसंबर 17 से पुरानी चीजों का होगा तो उसमें इंडेक्सेशन होगी, वरना नहीं। तो कंपनी और इंडिविजुअल में सिर्फ पूल में फर्क होता है। बाकी अभी आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन से मैं इंशाल्लाह कंपनी का पूरा वर्किंग खत्म करूंगा। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे, तो ये क्वेश्चन समझ लो आपका बेस लाइन है कंपनी के सीजीटी के लिए। ठीक है बेटा, ये आपने लिख लिया मैचिंग ऑर्डर। ये मिनिमी लिमिटेड आ रहा है, इसके अंदर क्या सीन है? मिनिमी ने कुछ शेयर्स बेचे हैं। कब बेचे? 15 फरवरी, ये डेट ऑफ सेल है ना। 15 फरवरी को अगर कुछ खरीदे होंगे तो इसको सेम डे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सेम डे किसको बोलते हैं असलन? सेम डे मीन्स द डेट ऑफ सेल। तो सर ठीक हो गया ना। कितने बेच रही है कंपनी, टेंशन क्यों लेते हो? कितने बेच रही है? 3000 शेयर बेच रही है। अच्छा सर, मैं अभी आपको मैच करके बताता हूँ कैसे करेंगे। सर जिस दिन बेचा उस दिन कुछ खरीदा था, सेम डे। अरे मिल गया, सुभान अल्लाह। 1500 जिस दिन बेचे उसी दिन खरीदे थे, तो 1500 शेयर हाजी, 1500 शेयर सेम डे में मैच हो गए ना। बेचने से यस सर। पिछले 9 दिन देखो, इंडिविजुअल में अगले 30 दिन देखते हैं, कंपनी में पिछले 9 दिन देखते हैं। देखो जरा, देखो देखो, क्या पिछले 9 दिनों में, बेचने के पीछे के 9 दिनों में कुछ खरीदा है? यस सर, 8 फरवरी को। 8 फरवरी पिछले 9 दिन के अंदर अंदर आती है सर। तो प्रीवियस 9 डेज में 500 शेयर्स निकल गए। पूल में कैसे निकालते हैं सर? पूल में पता है कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटर उठाते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो लिख देते हैं पूल के अंदर। करेक्ट। यस। 3 में से 1500 और 500 चला गया मेरा भाई, कितना बचा? 1000। 1000 विल बी इन पूल। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम डे और 9 डेज की है। पूल बस निकाल लिया है, अगले क्वेश्चन आगे इसकी बी पार्ट में काम आएगा। ठीक है, हमें कैसे करूंगा, जिस तरह इंडिविजुअल किया करते थे, ये सेम डे की हेडिंग लगाएंगे। ओके, सेम डे। डिस्पोजल प्रोसीड, सर कसम से इसने 15,000 कमाए हैं लेकिन 3,000 शेयर्स बेचे हैं। सेम डे में अपने पास कितने मैच हो रहे हैं? 1500। तो मैं क्या करूं, 1500 मैच करके सेलिंग प्राइस निकालो, 1500 की कितनी आएगी? $7,500। 7,500। और इन 1500 की कॉस्ट कितनी, 6,000 दी हुई है कि नहीं दी हुई है? दी हुई है। तो मेरा चार्जेबल गेन आ गया। एक से ज्यादा एसेट होते हैं तो हम काम ऐसे कर रहे होते हैं। ये पाउंड है, डॉलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी यूनिट पाउंड की है। चार्जेबल गेन आ गया सेम डे में 1500, लेकिन दिल नहीं भरा है। प्रीवियस 9 डेज में भी कुछ मैच होने हैं। कितने मैच होने हैं? 500 शेयर्स। डिस्पोजल प्रोसीड, 15,000 कमाए, 3,000 बेच के 500 की प्राइस क्या हुई? 2,500। 2,500, फकत 2,500। और ये 500 खरीदे कितने के थे बेटा? 1200। तो हाजा चार्जेबल गेन हाउ मच? 1300। अब हमसे पूल इस सवाल में पूछा नहीं है, वरना हम पूल भी निकाल देते। इस सवाल का आंसर हो गया नेट चार्ज। पेपर में पूल भी पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे सही। हम 2800 आ गया। कंपनी में कोई एनुअल एग्जामेशन नहीं होती,
अगर इस सवाल की बात करें तो जो नेट चार्जेबल गेन है 2800 का, ये जो नेट चार्जेबल गेन है, इस पे एनुअल एग्जम्पशन लगेगी? नहीं। इस पे 10-20% लगेगा? नहीं। सर ये कंपनी हैज अ कॉर्पोरेशन शरीका, दैट इज अ कंपनी सर। तो क्या करूं इसको? सर इसको टीटीपी के फॉर्मेट में, ये टीटीपी में 5 चीजें आती है ना, टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल, प्रॉपर्टी इनकम, और 5वीं चीज होती है चार्जेबल गेन। सर इसको टीटीपी के फॉर्मेट में इस 2800 को अच्छे बच्चों की तरह सर टीटीपी के फॉर्मेट में प्लस कर देना। वो और होशियारी करने की जरूरत नहीं है, कि कंपनी का एसेट होके शेयर नेट ऑफ होने के बाद ये सब टीटीपी के फॉर्मेट में चले जाते हैं। Am I right or wrong? Right, sir. Note it down, and if done, do let me know. सर हो गया। अब हम आएंगे इसके आगे पार्ट्स पे चलेंगे। यही क्वेश्चन तो नहीं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा, और मैं अब उसमें आपको पूल की तरफ, थोड़ा पूल की बहारें हम देखेंगे। पूल होगा तो दिसंबर 17 जहन में रखना, और दिसंबर 17 जब जहन में रखना तो इसका मतलब क्या है? इंडेक्सेशन करना। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। क्वेश्चन को एक नजर सुकून शांति इत्मीनान के साथ पढ़िएगा प्लीज। पढ़ लिया। अब हम मैचिंग ऑर्डर बनाएंगे। बेचा कब है? सर 20 दिसंबर 2022। अच्छा भाई, ओके फाइन। जो शॉपिंग है, क्या सेम डे में कोई शॉपिंग नजर आ रही है? सर कसम से सेम डे में, यानी 20 दिसंबर, ये 2 परचेजिंग है, 2 शॉपिंग्स हैं। 20 दिसंबर 2022 को कोई भी शॉपिंग नजर नहीं आ रही। सर ये कंपनी है तो पिछले 9 दिन, 20 दिसंबर से पीछे के 9 दिन में भी सर कोई शॉपिंग नजर नहीं आ रही। टोटल बेचे हैं सर 10,000 शेयर। सुभान अल्लाह, 10,000 शेयर सारे के सारे बैलेंसिंग फिगर पूल में फिक्स हो गए। एम आई राइट? राइट। ये दोनों डेट्स बिफोर दिसंबर 17 हैं। कौन आएगा? कौन इंडेक्सेशन अलाउंस। जाएगा? हु इज गोइंग टू नॉक द डोर? मिस्टर इंडेक्सेशन अलाउंस, करेक्ट? यस। नाउ लुक केयरफुली। इंडेक्सेशन अलाउंस फॉर शेयर्स आएगा, शेयर्स का इंडेक्सेशन अलाउंस तशरीफ लाएगा। इंडेक्सेशन अलाउंस और शेयर्स निकलता है इंडेक्स कॉस्ट इनटू इंडेक्स फैक्टर है। सर आपने एसेट्स में मुझे पढ़ाया था कॉस्ट इनटू इंडेक्स फैक्टर। सर यहाँ पे आप क्या पढ़ा रहे हो? इंडेक्स कॉस्ट इनटू इंडेक्स फैक्टर। तो जी हाँ, मैं यही पढ़ा रहा हूँ। एसेट में कॉस्ट पे फैक्टर लगे हैं, और शेयर्स में इंडेक्स कॉस्ट पे फैक्टर लगता है। सर ये इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है? तो बेटा ये मैं भी क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है। यहां तक बात समझ आती है? यस। सर ये लगाएंगे कैसे, कब लगाएंगे, कब लगाएंगे? तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं। बिफोर न्यू परचेज, नई खरीदारी से पहले लगाएंगे। राइट इशू आएगा थोड़ी देर बाद, आपने इंडिविजुअल में राइट इशू सीखा हुआ है। राइट इशू से पहले लगाएंगे, और बेचने से पहले लगाएंगे। इनको मैं इवेंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? इवेंट्स। 3 तरह के इवेंट्स आप आज सीखेंगे।
नई शॉपिंग करना, नए शेयर्स खरीदने से पहले पुराने पे, अल्फाज पे ध्यान देना, नए शेयर्स खरीदे तो पुराने पे, पुराने की इंडेक्स कॉस्ट पे आप फैक्टर लगाएंगे। राइट इशू आए तो पुराने जो शेयर्स पड़े हैं उनकी इंडेक्स कॉस्ट पे आप फैक्टर लगाएंगे। और जब आप बेचेंगे तो बेचने से पहले जो टोटल हुआ हुआ होगा उसके ऊपर आप इंडेक्स फैक्टर लगाएंगे। बात समझ आ रही है? Yes. ये ग्रीन वाला और ये ब्राउन कलर और ब्लू कलर वाली चीजें लिख लेना। अब मैं पूल बनाऊंगा और मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है? सही है। शेयर्स का फॉर्मेट है डिस्पोजल प्रोसीड तो हम लेते हैं और यहाँ पे हम कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। जब पूल होता है ना, सिर्फ ये पूल का फॉर्मेट है। अभी आपने शेयर्स का फॉर्मेट देख लिया है, अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उस क्वेश्चन में क्या था? सर शेयर्स ही तो थे, आपने डिस्पोजल प्रोसीड लिया, कॉस्ट माइनस कर दिया, डिस्पोजल प्रोसीड लिया, कॉस्ट माइनस कर दिया, लाइक एसेट्स। तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी में सेम डे और प्रीवियस 9 डेज इंडिविजुअल जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए कॉस्ट आ रही थी। लेकिन कंपनी में जो पूल होता है और पूल वाली चीजें अगर दिसंबर 17 से पुरानी हो तो फिर फॉर्मेट या तरीका बदलता है, इंडेक्सेशन अलाउंस आ जाता है और डिस्पोजल प्रोसीड में से कॉस्ट नहीं, क्या माइनस होती है? इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट प्लस इंडेक्सेशन अलाउंस को। ये आपने जो मैंने समझाने के लिए वर्किंग लिखी थी ये लिख ली है सारी? जी सर। बता दूं? मिटा दें। कॉस्ट में जब इंडेक्सेशन अलाउंस ऐड होता है तो इंडेक्स कॉस्ट आती है। जरा ध्यान से समझना, ठीक है? इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मूला है। हमने इंडिविजुअल में कैसे सीखा था? एक कॉस्ट, एक नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम होता है, एक कॉस्ट का होता है, इधर 3 कॉलम हो जाएंगे, तीसरा कॉलम होगा इंडेक्स कॉस्ट का, और यही आपको चाहिए होती है। इंडिविजुअल में कैसे करते थे, मैं पहले वैसे लिखता हूँ। सर खरीदा, अगला खरीदा, देखो जगह छोड़ रहा हूँ, जगह छोड़ना है क्योंकि हमें कुछ पढ़ना है यहाँ। 8,000 ये है सर, 4,000 ये है, मसला ही क्या है? 25,250 और 7,500। इंडिविजुअल में ऐसे ही करते थे, प्लस करते थे, एवरेज आउट कर लेते थे, कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन ये कंपनी है भाई, इसमें हर नई शॉपिंग से पहले, क्या बोला? हर नई परचेजिंग से पहले, हर सेल से पहले और हर राइट इशू से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा। ये बात समझ आती है? यस सर। तो अगली परचेज है 22 दिसंबर वाली, तो इससे पहले कौन आ गया? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल और 22 दिसंबर के बीच में कौन आया? इंडेक्सेशन अलाउंस, क्योंकि हर नई परचेज से पहले पुराने की इंडेक्स कॉस्ट पे हमें फैक्टर लगाना होता है। राइट और रॉन्ग? राइट। जिस दिन शेयर्स खरीदे जाते हैं उस दिन उसकी कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम सेम होती है, ये रूल याद रखना, लिख भी लेना। क्या लिखा? हर नई परचेज, राइट इश्यू और सेल से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा, जैसे ब्लू कलर में आया है। और जिस दिन शेयर्स खरीदे जाते हैं उस दिन उनकी कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट बराबर होती है, सेम होती है। गॉट माय पॉइंट? यस। अब देखो कैसे होगा। इंडेक्स कॉस्ट पे लगता है ये उठा ली। फैक्टर दो दिए हुए, कौन सा फैक्टर लेना चाहिए? सर आपकी रेंज क्या बन अप्रैल रही? 2003 से दिसंबर 2005। दिसंबर 17 क्यों नहीं? क्योंकि सर हम अभी पीछे रुके हुए हैं, अभी हम 17 तक पहुंचे। हाँ, अगर ये दिसंबर 5 नहीं दिसंबर 18 होती तो मैं दिसंबर 17 पे रुक जाता। राइट और रॉन्ग? राइट। आपने सही बताया, 0.071। इफ यू मल्टीप्लाई इट, व्हाट द आंसर इज? 1700। हाँ सही, 1793।
अब इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल करना जरूरी है यहाँ पे। 8 और 4 12,000 शेयर्स हो गए। कॉस्ट का टोटल है 32750। इंडेक्स कॉस्ट का टोटल है 34543, करेक्ट। यस। अब इसके बाद क्या हुआ, ये भी हो गई, ये भी हो गई। फिर हुआ है सेल का इवेंट, डिस्पोजल हुआ है। कितने शेयर बेचे भाई, सर सवाल में दिखाएं जरा। ले कितने बेचे। 10,000। ये ऐसे ही करना है, 10,000 बेच दिए तो कितने बच गए, ये बैलेंस है, 2,000। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इवेंट क्या क्या थे, कितने, 3 इवेंट है, कौन कौन से। परचेज, सेल और डिस्पोजल। परचेज वाले इवेंट पे कैसे लगाते सिखा दिया। अब सेल आ गई है। सेल किस दिन हुई है, सर सेल तो हुई हमारे टेक्स्ट ईयर में 20 दिसंबर 22। अच्छा भाई 20 दिसंबर 22, ठीक है। अब सर सेल के पहले भी एक मर्तबा इंडेक्स अलाउंस अपनी जलवागरी दिखाएगा। इंडेक्स कॉस्ट पे लगता है। इंडेक्स कॉस्ट कितनी है, 32,000 के 34। 34। सर फैक्टर कौन सा लूं, ये जरा ध्यान से देख के बताना। दिसंबर 2005 से दिसंबर 2017 तक। 17 पे रुकेंगे, 22 तक का फैक्टर होगा नहीं, अगर दिया हुआ भी हो जब भी नहीं लेंगे, क्योंकि दिसंबर 17 स्टॉपर होता है। गॉट माई पॉइंट। यस। द आंसर इज 14957। यहाँ तक कोई तकलीफ। कह रहे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझाना चाहूंगा। ये जरा, ये एक्सेल की तरह ही रॉज बनी हुई है ना। 10,000 शेयर बेचे हैं, तो ये बैलेंस इस रॉ में आया, ठीक है। नीचे 2,000 बैलेंस शेयर्स बच गए, ठीक है। अमाउंट का बैलेंस बताइएगा जरा। सर ये कर लेते हैं, 12,000 ये हो गया शेयर्स में, जिसकी कॉस्ट है 32750। इसको यहीं पे क्लोज कर देना, ठीक है। 49,500। डिस्पोजल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बैलेंस के आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सही। और ये होगा कितना, 49। 500। ये इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। अब बताइए क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट की वर्किंग करनी थी ना, तो 49,500 इज माई इंडेक्स कॉस्ट या ही, दैट इज फॉर total number of shares which are 12,000 shares. Correct me if I am wrong. करेक्ट। How many shares we are matching in pool, Sheikh? 10,000। So what is the index cost allocation for 10,000 shares out of 12,000? 41,250। 41,250। डिस्पोजल प्रोसीड कितना था, 70,000। 70,000। होए चार्जेबल गेन आया 28,750। चेक कर लेना, कोई तकलीफ है तो बताना, वरना कॉपी कीजिएगा। ये शेयर्स का किस तरह से पूल बनता है, हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। डन सर। ओके, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताना इसमें क्या हो रहा है। राइट से शो हो रहा है। मैचिंग बनाता हूं मैं, मैचिंग ऑर्डर
तो मुझे दिख गया कि सबका सब पूल में मैच होना है, क्योंकि कोई शॉपिंग जो है, आप पढ़ो क्वेश्चन, ये पैराग्राफ फॉर्म में है। 3000 शेयर्स खरीदे थे जून 2002 में, सेम डे या प्रीवियस 9 डेज में नहीं है। और इसके बाद राइट भी जो है वो दिसंबर 2009 में है। नो, नथिंग, एवरीथिंग इज इन पूल। तो पूल में कैसे होता है सर? डिस्पोजल प्रोसीड आप लेते हैं, 2600 शेयर्स बेचे हैं, सबका सब पूल में है, तो ये पूरा आ गया। और आपने सिखाया है इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं जिसकी वर्किंग इतनी बड़ी है और चार्जेबल गेन आता है। राइट और रॉन्ग सर? राइट। कैसे सॉल्व होगा सर? आपने बताया था नंबर ऑफ शेयर्स लेना, कॉस्ट लेना और इंडेक्स कॉस्ट लेना। ठीक है सर, हम करते हैं। तो जून 2002 कुछ खरीदारी की है, 3000 शेयर्स परचेज लिख लो, मसला नहीं है। खरीदे थे 11500 के सर, ठीक हो गया सर। फिर थोड़े टाइम बाद राइट इशू हुआ और कुछ हमने नहीं खरीदा। राइट इशू हुआ है 144। क्या मतलब हुआ? वन जिसके अपॉन बाद फोर 1/4, यानी क्या आएगा आंसर नंबर ऑफ शेयर्स में? कितने राइट इशू हुए होंगे? 750। 750। और किस प्राइस पे इशू हुए हैं? $3, 3 पाउंड सर। मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, सेल के अंदर वर्किंग कर लेंगे, क्या आ जाएगा इसका? 2250। 2250। क्वेश्चन को छापा मैंने, क्वेश्चन छपाई, एनी प्रॉब्लम? नो। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम सेम होती है। करेक्ट? करेक्ट। क्या राइट इशू इवेंट है इंडेक्सेशन को ट्रिगर करेगा? यस। दिसंबर 2009 में हुआ है ना, 17 से पहले है। ठीक है। राइट इज एन इवेंट गोइंग टू ट्रिगर इंडेक्सेशन अलाउंस। टक 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 टक, इंडेक्स कॉस्ट को उठाओ, फैक्टर बताओ कौन सा। तीन तीन फैक्टर दिया है मेरा भाई, कौन सा फैक्टर लेगा तुम? जून 2002 से दिसंबर 2009 तक। Subhanallah, mashallah, 0.237 is the factor. Answer is 2726. खलास। टोटल करेंगे हम, या ना भी करें, कर लो, बेहतर है। हम टोटल करते ही हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में कहा भी था टोटल कर लेना। जरा कैलकुलेटर चलाते हैं। 13,750 होना चाहिए, चेक करते जाना। और 16 सर ये 4। राइट इशू के पास जो कॉस्ट लिखी हुई है वो 11500 नहीं ना, जो इंडेक्स कॉस्ट लिखी हुई है। सॉरी 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 सॉरी, स्लिप ऑफ पेन, यू नो। सही। बाय, यस, यू आर राइट। टोटल देख लेना सही क्या है। सही। फिर इसके बाद एक इवेंट आता है दिसंबर 2022 में, डिस्पोजल का। सुभान अल्लाह, 2600 शेयर्स बेचता है। तो बैलेंस कितना बच गया? कुछ तो बचा, उसका हमें कुछ करना वरना नहीं होता, फिर भी लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसके आगे कुछ नहीं आता, इनके आगे कुछ नहीं आता। डिस्पोजल से पहले क्या करते हैं? इंडेक्सेशन फिर करते हैं। किस पे करते हैं सर? इंडेक्स कॉस्ट पे ही करते हैं। शेयर्स है, रेट बेटा, फैक्टर कौन सा, केड़ा फैक्टर लेगा मेरा भाई? दिसंबर 2009 से दिसंबर 2017। कौन सा? 0. 276। आंसर इज, अब यहाँ पे हम एक टोटल कर देते हैं। राइट? ये यस। कितना अच्छा चिट्ठा है। अब देखें, इंडेक्सेशन अलाउंस हमने राइट से पहले लगा लिया, फैक्टर आपने सही बताया। अब हमारे पास क्या सेटअप था? अब हमारे पास सीन ये था कि हमने बेच दिए। हमने क्या कर दिए? बेच दिए, डिस्पोजल किया। डिस्पोजल कब किया? डिस्पोजल दिसंबर 22। ओके फाइन।
लेकिन हमें पता है दिसंबर 17 के बाद इंडेक्सेशन करना मना है। चलो ठीक हो गया, ये भी ठीक है। कितने शेयर्स बेचे? 2600 शेयर्स बेचे। बैलेंस जो बचा, बस बच गया खलास, बचा वो बच गया खलास, इसका कोई काम नहीं होता। अब हम आते हैं मेन काम पे। डिस्पोजल से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस होता है इंडेक्स फैक्टर इनटू इंडेक्स कॉस्ट। कौन सा फैक्टर लेने का? 0.276। 0.276 आंसर आएगा। 4547, एक अदर टोटल करेंगे 3750 शेयर्स हैं, जिसकी कॉस्ट ये है। मेन कंसर्न इज इंडेक्स कॉस्ट विच इज कमिंग हाउ मच? 21023, चेक कर लेना। 21023 is the index cost of 3750 shares, जिसमें से हमने बेचे हैं सिर्फ फकत ओनली 2600 शेयर्स। एलोकेशन हो गई कितनी? 14,576। 14,576, 14576, giving me a result of chargeable gain of वाहिद खम्सा अरबा इतनेन अरबा, यानी in English 15,424, करेक्ट? यस। कॉपी कीजिएगा, कोई सवाल है तो बताइएगा। हमने मैचिंग ऑर्डर सीखा। मैचिंग ऑर्डर के बाद इंडेक्सेशन कैसे होती है नॉर्मल सिनेरियो में? अगर अगली खरीदारी हो तो क्या होगा? बेचने से पहले लगता है, कैसे लगेगा? राइट इशू को भी हमने देख लिया। हमने पढ़ा इवेंट 3 है बस। अगली खरीदारी, अगला राइट शेयर या अगला डिस्पोजल प्रोसीड, ओनली 3, फकत 3, ओनली 3। अगली खरीदारी, अगला राइट शेयर और अगले में बेचना, इसके अलावा कोई भी चीज जो है वो इवेंट नहीं हो सकती। गॉट माय पॉइंट? यस। ओके, हाउ मच यू गॉट वी विल चेक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। क्वेश्चन 9 करने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा क्वेश्चन 8 पे ऑफ द हैंड आउट है। सर क्या सीक्वेंस है? तो मेरा हैंड आउट मेरी मर्जी, करेक्ट? यस। ये कॉपी हो जाए तो हो गया बताइए। सर। हो गया? चलो भाई, हो क्वेश्चन नंबर 8, स्पेंसर। सुब्हानअल्लाह, इसको पढ़िए। कंपनी ने 2000 शेयर बेचे 5000 में से। पहले तो मैचिंग निकाल मेरा भाई, मैचिंग ऑर्डर बना। मैचिंग ऑर्डर साई कैसे बनेगा? सर 2000 शेयर बेचा है, कोई सेम डे में मैच नहीं हो रहा है, एक ही खरीदारी है, सेम डे में कुछ भी नहीं है, प्रीवियस 9 डेज में कुछ भी नहीं है, तो सबका सब पूल में मैच होगा। और ये दिसंबर 17 से पुराना है तो इंडेक्सेशन भी होगी। सर डिस्पोजल प्रोसीड ले लो अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह इंडेक्स कॉस्ट उठाओ, इसके साथ लिखो वर्किंग। 2000 शेयर बेचे हैं कितने के? 15,400 का। कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे, चार्जेबल गेन एंड कहानी खलास। फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट एंड इंडेक्स कॉस्ट। एम आई राइट? यस। में 2000 में बकरी वाला में, सही है। 4000 शेयर, 7000 कॉस्ट। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। पछे क्या हुआ? सर फिर जो है वो बोनस हुआ। अच्छा बोनस हुआ, क्या नाम है? बोनस नाम है इसका 1/4, यानी 1000 शेयर बोनस मुफ्त में होते हैं, मुफ्ता होता है, तो इसकी कॉस्ट नहीं आती। राइट और रॉन्ग? राइट। और सर फिर हुआ अपना अल्लाह भला करे डिस्पोजल। कितना? 2000 शेयर्स, 5 में से 2 गए तो ऑब्वियसली 3 बच गए। इसको बैलेंस बोलते हैं सर। अच्छा बैलेंस बोलते हैं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। खलास सर, ये फॉर्मेट बन गया। सवाल सर, 4000 और 1000 के बीच में इंडेक्स अलाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, हमने आपको इवेंट्स कितने बताए थे? 3। कौन कौन से नाम पढ़ो? परचेज, सेल और डिस्पोजल।
क्या वो परचेज सेल परचेज सेल और राइट or disposal. Sale and disposal is same thing. Purchase, right, disposal. Purchase, right, and disposal. Purchase, right, and disposal are the events which are triggering, which are going to trigger indexation allowance, nothing else. क्या बोनस मैंने लिखाया था? नहीं, तो सुभान अल्लाह, मैंने लिखवाया नहीं, आपने खुद से इजाद किया। ऐसा कैसे किया सर? आपने बोला नहीं है तो इंडेक्सेशन नहीं होगी ना, खलास। ठीक है, नो इंडेक्सेशन, खल्ली वल्ली इंडेक्सेशन। क्योंकि 3 चीजों से पहले इंडेक्सेशन करना बस, चौथी इजाद नहीं करना। सेल, परचेज एंड राइट शेयर, बस खलास। गॉट माय पॉइंट? यस, सेल है ना, अब सेल से पहले तो इंडेक्स मेरा अच्छा भी करेगा। चलो भाई करो। 7,000 पे रेट लगाएंगे, कौन सा फैक्टर? हाजर सवाल। मार्च 2011 से लेकर 2017 तक। बोनस के साथ सर डेट भी नहीं लिखना। बिल्कुल सही, बोनस के साथ सर डेट भी नहीं लिखना। यानी आप कौन सा फैक्टर बोल रहे हो? 196। आपने यहाँ बोनस की डेट से गिनना शुरू किया है सर। बोनस इज इररेलेवेंट। बोनस के साथ में डेट नहीं लिखता, इसके साथ डेट भी नहीं लिखते कि हम कंफ्यूज हो जाएं। हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ 0.629 चलेंगे, होगा। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, लेकिन पाँव में हथकड़ी बेड़ी लग जाएगी। कहाँ पे जाके? 17 तक। तो कौन सा फैक्टर लेगा मेरा दोस्त? 0.629। ये याद रखने वाली बात है कि बोनस इज इररेलेवेंट फॉर एनीथिंग अबाउट इंडेक्सेशन अलाउंस। ना बोनस से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस आएगा, ना बोनस की डेट को कभी हम पढ़ेंगे। तो बोनस की डेट नहीं पड़ी तो मई 20 से लेके सितंबर 22 तक की रेंज है। लेकिन सितंबर 22 हराम अलैक, दिसंबर 17 पे रुकना लाजिम है। रुक गए, फैक्टर उठाया, मल्टीप्लाई मारा, आंसर कुछ आया। 4403 आएगा, चेक करना। और क्लोजिंग हो गई, उसमें कोई तकलीफ? 11,403, 5,000 शेयर्स की इंडेक्स कॉस्ट है, और मैंने कितने बेचे हैं? सिर्फ 2,000। तो क्या आंसर आ गया? 4561। 4561, 4,561 रुपया, pound, 4,561 pounds only. The answer is 10839, which is my chargeable gain. कंपनीज का सर शेयर्स खत्म होता है, अब कंपनीज के शेयर्स का टेक ओवर एंड मर्जर स्टार्ट होगा। इसको लिखिएगा प्लीज। कंपनीज में हमारे पास, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा कि भाई टेक ओवर मर्जर्स में कैसे होगा। हमें एक चीज याद रखनी है, दिसंबर 17 से अगर पुरानी शॉपिंग हो तो इंडेक्सेशन ट्रिगर होता है कंपनी में, वरना कंपनी और इंडिविजुअल में कोई फर्क नहीं है। एम आई राइट? देयर इज नो डिफरेंस इन सीजीटी फॉर कंपनीज एंड इंडिविजुअल। अगर कंपनी ने परचेजिंग दिसंबर 17 के बाद की है, अगर कंपनी ने दिसंबर 17 से पहले शॉपिंग की है तो इंडेक्सेशन ट्रिगर होगा, और इंडेक्सेशन का फार्मूला आपको पता है। अब इंडेक्सेशन दिसंबर 17 तक होती है, इसके बाद नहीं होती। ये सारी बातें हम पढ़ चुके, हम कर चुके। अब टेक ओवर और मर्जर पे सर इसको लाएं, कैसे होगा? आपने क्वेश्चन रीड किया, मेजर है, उसने, मेजर बंदा नहीं है, मेजर लिमिटेड है, यानी ये कंपनी का केस हो गया। मेजर लिमिटेड ने 2,000 शेयर्स बिलू में खरीदे थे। जबरदस्त, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, बिलू रेड बन गई। बिलू क्या बन गई? रेड। आपने इंडिविजुअल में देखा होगा, ऐसे ही हमने क्वेश्चंस किए हैं, और इंडिविजुअल आई होप आपको याद भी होगा, नहीं है तो फिर मसला है। ठीक है, अब क्या कहता है भाई? बिलू बन गई रेड, जबरदस्त। और जब रेड बनी तो जो मेजर था
उसको 2 ऑर्डिनरी शेयर मिले और 1 प्रेफरेंस शेयर मिला, बेहतरीन। और टेक ओवर के बाद जो शेयर्स की वैल्यू चल रही थी रैट की, वो 2 रुपये और 1 रुपया चल रही थी। मेजर अंकल ने क्या किया, मेजर चाचा ने डिस्पोजल कर दिया, डिस्पोजल प्रोसीड किया। कब किया, ऑब्वियसली हमारे ईयर एंड पे किया होगा, कंपनी है, टैक्स नहीं बोलेंगे, ईयर एंड बोलेंगे। जब भी किया इसने किया तो डिस्पोजल ना हमारे ईयर एंड में किया है। क्या बेचा सर, ऑर्डिनरी शेयर बेचा। कितना बेचा सर, ऑल बोले तो सारे का सारा, बेहतरीन, सब का सब बेच दिया, बहुत अच्छे। कितने में बेचा सर, पैसा आया है अब 8,000। 8,000। सर ये शेयर्स हैं, आपने पढ़ाया है हमें कि शेयर्स के केस में इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं अगर दिसंबर 17 से पुरानी चीज हो तो, वरना कॉस्ट ही ले रहे होते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और आ जाएगा चार्जेबल गेन। और ये कंपनी है तो ये चार्जेबल गेन टीटीबी के फॉर्मेट में जाएगा, खलास। ये आंसर है, इसके लिए वर्किंग है इंडेक्स कॉस्ट की वर्किंग। और इंडेक्स कॉस्ट की वर्किंग कैसे होगी, इससे कुछ स्टेप्स हैं, आपने स्टेप्स याद रखने हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। आपने करना क्या पता है, आपने इंडेक्सेशन अलाउंस निकालना है सबसे पहले बिफोर टेक ओवर। टेक ओवर से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस निकलेगा, कैसे ये छोड़ दो। फिर आपने एलोकेशन करनी है, क्या होती है एलोकेशन मैं खुद करके दिखाऊंगा। और एलोकेशन सेम लाइक इंडिविजुअल होती है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू को बांट रहे होते हैं, दोबारा रिकॉल भी हो जाएगी, याद आ जाएगी। और फिर स्टेप 3 में जो टाइप ऑफ शेयर्स बेचे हैं ना, टाइप ऑफ शेयर सोल्ड जो किए हैं, जिस टाइप के, जैसे देखो अब इसको 2 मिल गए, ऑर्डिनरी भी मिल गए, प्रेफरेंस भी मिल गए, इससे सिर्फ ऑर्डिनरी बेचे। तो जिस टाइप ऑफ शेयर्स को बेचा है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना है बिफोर सेल, क्योंकि आपको पता है ना सेल इज एन इवेंट, और सेल से पहले क्या लगाना होता है, इंडेक्सेशन अलाउंस। बात समझ आ रही है। अब ये स्टेप्स थोड़ा सर के ऊपर से गए होंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये स्टेप्स मैंने सिखाने हैं, या स्टेप्स कोई बुक में नहीं है, ये स्टेप्स मैं इसलिए लिखता हूं कि लड़कों को, बच्चों को ये याद रहे कि जब भी हमारे पास टेक ओवर मर्जर का सवाल आएगा तो हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो करके इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वरना भूल जाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने ये स्टेप बना दिए। आपने लिख लिया यहाँ तक। यस सर। अब मैं स्टेप 1 फॉलो करूंगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, टेक ओवर से पहले इंडेक्स अलाउंस। इंडेक्सेशन अलाउंस। तो भाई अपने पास शेयर कितने थे, उसकी कॉस्ट कितनी थी, और जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट सेम होती है। भाई जून 2002 में खरीदे थे 2000 शेयर्स, 5000 के लिए थे। जिस दिन खरीदते हैं उस दिन कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम। सेम होती है। डन हो गया। फिर क्या होगा सर, आपने कहा टेक ओवर से पहले इंडेक्सेशन अलाउंस लगाओ। टेक ओवर कब हुआ है, बैलेंस आएगा ना, बैलेंस एट टेक ओवर, टेक ओवर के टाइम का बैलेंस निकालना है, ठीक है। ये करना है स्टेप 1 में कि टेक ओवर के टाइम का बैलेंस निकालना है। और बैलेंस कैसे निकालना है कि एक मर्तबा इंडेक्सेशन कर देनी है, बस। टेक ओवर कब हुआ था, देखो जुलाई 17 में। जुलाई 17 इज वेल बिफोर दिसंबर 17। तो आप कौन सा फैक्टर लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट पे लगता है, कौन सा फैक्टर लेंगे सर। 0.549। क्यों सर, क्योंकि वो जुलाई 17 में टेक ओवर हुआ है अगर टेक ओवर और जून 2002 से। 17 के बाद हुआ होता
तो फिर वो जून 2002 से दिसंबर 2017 का लेते। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या आंसर आया? चेक करना। सही है। ये मैंने टोटलिंग कर दी और ये मेरा स्टेप 1 पूरा हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है बेटा? क्लियर है। अब स्टेप 2 पता है क्या करना है? स्टेप 2 करना ये है एलोकेशन। ये इंडेक्स को उसको उठाना है और स्टेप 2 पे करनी है एलोकेशन। जिस तरह इंडिविजुअल में करते थे ना, सेम। पता है क्या करना है? आपको ये शेयर्स उठाने। क्या सेटअप हुआ? सेटअप ये हुआ सर, क्वेश्चन कहता है टेक ओवर हुआ। टेक ओवर में हमें 2 ऑर्डिनरी और 1 प्रेफरेंस शेयर मिला। अच्छा, सुभान अल्लाह। यानी आपके पास 2000 शेयर थे ना, 2 ऑर्डिनरी शेयर मिल गए, तो ये हो गए 4000 ऑर्डिनरी शेयर। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। और 1 प्रेफरेंस शेयर मिल गया, तो ये अल्लाह भला करे, ये हो गए 2000 प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, सुभान अल्लाह। यानी 2000 शेयर लेके बैठा था, एक दिन सुबह हुई वो 2000 6000 बन गए। कैसा हुआ जादू? राइट और रॉन्ग? ये जादू क्यों हुआ? इट्स नॉट अ मैजिक। कोई जिन नहीं आ गया था, कोई जिन्नी नहीं आ गया कि क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। सीन क्या हुआ? वो कंपनी टेक ओवर हो गई और नई कंपनी ने पुराने शेयर होल्डर को बोला, मेरे बच्चों ये लो, लो बांटो। उसने बांटना शुरू किया, आपने लेना शुरू किया। 2 रुपए उसकी वैल्यू थी, 1 रुपया इसकी वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू हमेशा गिवन होती है, राइट? तो मेरे भाई, जो 5000 कॉस्ट यानी 7745 की इंडेक्स कॉस्ट की आइटम थी, अब उसकी वर्थ 8000 पाउंड और 2000 पाउंड मिल मिला के कितनी? 10,000 10,000। पाउंड। ये क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू। और ये इन दोनों की मार्केट वैल्यू। यही हम इंडिविजुअल में इसी तरह किया करते थे, याद आ रहा है? इंडिविजुअल यस में सर। ये स्टेप नहीं होता था, ये इंडेक्सेशन नहीं होती थी। बस कॉस्ट को उठाते थे, इसको उठाते थे। अब आगे जो कॉस्ट के साथ करते थे, यहाँ पे वो चीज इंडेक्स कॉस्ट के साथ करनी है। क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई देखो, 7745 जो है ना, ये मेरी इंडेक्स कॉस्ट है। ये इंडेक्स कॉस्ट मेरे शेयर्स की है, शेयर्स की है। ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस तो ये बाद में बने ना। ये तो कॉस्ट है शेयर्स की, पहले शेयर्स थे। और ये भी कौन सी कंपनी के थे? ब्लू लिमिटेड के। अब ये बन गए हैं रेड के। तो कैसे करूं? कैसे क्या करूं? आपको किसकी चाहिए? ऑर्डिनरी शेयर की एलोकेशन चाहिए ना, क्योंकि आपने बेचे कौन से मेरे भाई? क्वेश्चन में लिखा है ना, आपने कौन से शेयर्स बेचे हैं? ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी। एलोकेशन भी किसकी करनी है? सिर्फ ऑर्डिनरी की। कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू के हिसाब से। 7745 ये मार्केट वैल्यू है, ये इंडेक्स कॉस्ट है टोटल 10,000 की, जिसमें से ऑर्डिनरी का कंट्रीब्यूशन जो था वो था 8,000। यानी एज पर एनआरवी, यानी एलोकेशन एज पर एनआरवी, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट को बांट देना। इंडिविजुअल में मार्केट वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट को बांटा जाता है, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट को बांटा जाता है। टोटल मार्केट वैल्यू 10 है, और जो चीज बेचोगे ना, जो डिस्पोज ऑफ करोगे, उसी की आपने जो है वो मार्केट वैल्यू एलोकेट करनी है। जैसे कि हमने ऑर्डिनरी बेचा, तो हम ऑर्डिनरी की एलोकेट करी हमने, कितना आ गई? 6196। यहां तक कोई तकलीफ है? यहाँ तक एनी क्लियर है। क्वेश्चन? अब ये आ गया। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था इंडेक्स अलाउंस लगाओ इवेंट से पहले, बिफोर डिस्पोजल। डिस्पोजल या सेल एक इवेंट है ना, उससे पहले इंडेक्स अलाउंस लगाओ। तो कैसे करूं? देखो बेटा, शेयर्स आएंगे और अब इंडेक्स कॉस्ट का कॉलम आएगा, बस 2 कॉलम हो जाएंगे। शेयर्स हैं ये 4000,
किसके लिए काम हो रहा है? अब जो बिका है उसी के लिए काम हो रहा है। 4000 ऑर्डिनरी शेयर है और इसकी एलोकेशन है 6196। एम आई राइट? ये यस टेक ओवर के टाइम हुआ है, ये टेक ओवर के टाइम हुआ है, यानी जुलाई 17 पे ये हुआ है। राइट? बेचा कब है? राइट बेचा कब है? दिसंबर 22 में। करेक्ट? ऑल करेक्ट बेचा है, ऑल, सब का सब। बैलेंस इज जीरो। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। इससे पहले इंडेक्स अलाउंस करना है, 6196 को इंडेक्स फैक्टर देना है। कौन सा फैक्टर देगा मेरा भाई? जुलाई 17 से दिसंबर 17 तक कितना? 0.019। दिसंबर, जुलाई 17 से तो समझ आ रहा है, दिसंबर 22 तक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दिसंबर 17 डेडलाइन है। उसके आगे बढ़ोगे तो धमाका होगा। ठीक है? और मार्क्स कट जाएंगे। और हमें ये पता है कि यहाँ पे यूं होता है और ये लाइन यहाँ पे क्लोज होती है 6314। यहाँ तक कोई तकलीफ? क्लियर है। ये 6314 सारे के सारे शेयर बेच दिए, इसलिए यहाँ आ गई। और चार्जेबल गेन आ गया कितना? 1686। कहानी खलास। एक बात है, यहाँ तक कॉपी कर लो पहले, फिर आपको एक बात बताएंगे, एक बात पूछेंगे आपसे, बताएंगे क्या? हो गया सर। ये ऊपर वाला भी कर लिया। जी ऊपर वाला भी हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जरा समझने के लिए है। अज्यूम करते हैं, अज्यूम, बी पार्ट। ये ऑल नहीं बेचे, 3000 ऑर्डिनरी शेयर बेचे, तो क्या फर्क पड़ेगा? अज्यूम करते हैं 8000 के ही बेचे हैं, तो 8000 तो आ ही जाएगा। सही है? वरना तो आप बोलोगे ना सर 8000 को भी तो अपोर्शन करो। मैं कहता हूँ 8000 की बेचे हैं भाई, खलास। 6314 में से हमने सिर्फ 3000 शेयर बेचे। ये थे कितने सर? ये हैं 4। यहाँ पे कोई पूछे ना, सर ये तो 2 थे, 4 कैसे हो गए? तो उसको बोलना कि बेटा तूने क्या बोला, समझ आ गया? तो ये 4 वही समझ जो आया था उसी में तो निकला है कि भाई जो थे 2000, रातों रात वो 2000 में से 4000 ऑर्डिनरी और 1000 प्रीफरेंस हो गया था और बेचे ऑर्डिनरी हैं। तो मैं होल्ड रखता हूं 4000 ऑर्डिनरी शेयर आउट ऑफ देम, instead of selling all of them. If I sold only 3000, the cost allocation will be like that. ये भी होगा और हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ? यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बताइएगा। हो गया कॉपी। टेक ओवर की कहानी हमने खत्म की है। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब हमने कंपनी का रोल ओवर वगैरह पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये जो नीचे का है ये हम पहले कर चुके हैं जब हमने एसेट का बात की थी। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम देखते हैं आगे। जरा इस क्वेश्चन का रीडिंग करना है, मैं शेयर करता हूं इसको। इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग है।
इंडिविजुअल में पढ़ा है, लेकिन अब इंडेक्सेशन के साथ उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए क्या है। कहता है 2022 ड्यूरिंग द ईयर एंड दिस सी लिमिटेड ने सारे के सारे, ऑल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोल्ड एंटायर होल्डिंग, यानी हमें आगे नंबर ऑफ शेयर्स को प्रोरेट नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बी पार्ट करके दिखाया ना। अगर सारे ना बेचे तो फिर इस तरह से, ये जो आपने बी पार्ट अभी देखा, इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स की अपॉर्चनमेंट होती है। अब जरा ध्यान से देखना, सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। अब ये जो कंपनीज का सीजीटी है ना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमटीक्यू में भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पे जो कंपनी का सीआरक्यू होता है ना 20-15 मार्क का, उसमें ये आ जाता है। आमतौर पे कंपनीज का सीजीटी कंपनी के सीआरक्यू में आ जाता है, और इंडिविजुअल का सीजीटी सेक्शन ए और सेक्शन बी में होता है। ठीक है, ये एक एग्जामिनर की प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है वो इसको फॉलो करेगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा हुआ है और हो रहा है। ओके, शेयर्स हैं और पुराने हैं, दिसंबर 17 से पुराने हैं, तो कॉस्ट नहीं, इंडेक्स कॉस्ट लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। करेक्ट। अब समझना है, इसने खरीदे थे बीएनबी के शेयर, सुभान अल्लाह, लेकिन बेच रहा है कोरस पीएलसी के शेयर्स। ये क्या मजाक है? तो मजाक है, बीएनबी के शेयर्स खरीदे थे, बीएनबी के खरीदे थे, बीएनबी कोरस बन गई होगी, यानी कोरस ने बीएनबी को खा लिया होगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसको टेक ओवर बोलते। अब जब कंपनी ने दूसरी कंपनी को खा लिया तो क्या हुआ? टेक ओवर हुआ। जब ये टेक ओवर हुआ था, तो हमारे जो हमने खरीदे थे 20,000 शेयर, जिसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट बताना। 20,000। कॉस्ट भी 20,000 थी, और इंडेक्स कॉस्ट भी क्या थी? फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है, और डेट भी लिख देते हैं। डेट क्या थी? कब खरीदा था? अप्रैल 2007 में बीएनबी के शेयर्स। ठीक हो गया। अब टेक ओवर होता है जुलाई 13 में। जब जुलाई 13 में टेक ओवर होता है, तो हमारे स्टेप्स है ना, स्टेप्स के मुताबिक हमें पहले क्या करना है? टेक ओवर की वर्किंग से पहले एक अदद छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा इंडेक्सेशन अलाउंस इंडेक्स कॉस्ट पे लगाना है। कौन सा फैक्टर लेंगे? 0.354। एक ही फैक्टर दिया हुआ है, तो मजबूरी है, पेपर में एक नहीं दिया होगा, पेपर में रूल है वो आपको पीरियड वाइज देगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें एक ही दिया हुआ है। क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए। 7,080। 7,080। 7,080। 27080। करेक्ट। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? एलोकेशन। कैसे होगी एलोकेशन? एलोकेशन, राइट। अब एलोकेशन कैसे करूं? जिस तरह से करने का हक है, जिस तरह से हमने सीखी है,
एलोकेशन मतलब ये 20,000 थे, रात को सोए 20,000 शेयर्स रख के सोए थे, सुबह उठे तो ये 20,000 शेयर्स थे, सादे शेयर्स थे, उनके नाम बदल गए, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस हो गए। रातों रात बीएनबी टेक ओवर हुई और मेरे को एक ऑर्डिनरी शेयर मिला। एक ऑर्डिनरी शेयर का मतलब है कि 20,000 ऑर्डिनरी शेयर हो गए मेरे पास और 20,000 ही मेरे पास प्रेफरेंस शेयर हो गए। सुभान अल्लाह, रात को सोया था 20,000 शेयर रख के, सुबह उठा 40 हो गए। 20,000 का नाम था ऑर्डिनरी शेयर और बाकी 20,000 का नाम था प्रेफरेंस शेयर। मार्केट में जाके वैल्यू निकलवाई तो पता चला ये 1.8 का चल रहा है, ये 0.8 का चल रहा है, टोटल मार्केट वैल्यू पता चल गई कितनी, 20,000 वाले की मेरे सामने 36 आएगी, 2 8 16 होता है, तो 16 और 2 52, 50,000। एलोकेशन के बाद स्टेप तलाता, स्टेप नंबर 3 व्हाट आई सेड कि ये इंडेक्स कॉस्ट है, इसको एलोकेट कर लो। कौन सी चीज बेची थी भाई, क्या बेचा, क्या था, ऑर्डिनरी बेचे प्रेफरेंस बेचे, ऑर्डिनरी बेचे। तो ऑर्डिनरी बेचे भाई, ऑर्डिनरी बेचे हैं सब के सब, ऑल के ऑल। तो ऑर्डिनरी की वैल्यू मार्केट वैल्यू पे एलोकेट करना होता है। ऑर्डिनरी की मार्केट वैल्यू 52, टोटल मार्केट वैल्यू 52, ऑर्डिनरी की मार्केट वैल्यू 36। द एलोकेशन, द एलोकेटेड इंडेक्स कॉस्ट इज समथिंग समथिंग, कितनी है वो समथिंग, 18,747। 18,747, giving me chargeable gain of 5,6,2,5,3, خمسة 6 2 5 3 5,6,2,5,3 and that's it। कंपनीज का सीजीटी जो है वो इसके साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम्स?